शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करते हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। जैविक खेती में उपयोगी है जीवामृत। पोर्ट्रे में नर्सरी तैयार करना है काफी आसान। आजकल खेतीबाड़ी में रासायनिक दवाओं और उर्वरकों का प्रयोग काफी हो रहा है, जिसका दुष्प्रभाव न केवल मिट्टी और पर्यावरण पर पड़ रहा है बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखा जा रहा है। ऐसे में किसानों के लिए जीवामृत का फसलों में प्रयोग करना वरदान साबित हो सकता है। आज हम आपको गांव अरनिया, जिला सीकर के प्रगतिशील किसान कानाराम यादव से मिलवाने जा रहे हैं, जो जीवामृत बनाकर अपनी फसलों में प्रयोग कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनके अनुभवों को कि ये किसान किस प्रकार से जीवामृत बनाकर अपनी फसलों में प्रयोग कर रहे हैं। किसान भाइयों, इस ड्रम में जीवामृत बना है। ये मैंने पहले जैविक जब करने लगा तो जीवामृत की आवश्यकता पड़ी, अन्य जैविक उत्पादों की आवश्यकता पड़ी। किसानों के लिए जीवामृत बनाना काफी आसान है। इसे किसान अपने स्तर पर आसानी से बहुत कम संसाधनों में बना सकते हैं और फसलों में उपयोग करके गुणवत्ता युक्त अधिक उपज ले सकते हैं। तो मैं पेड़ पौधों की पत्तियों का रस किण्वन करने के लिए ये ड्रम खरीदा और इसमें मैंने 200 लीटर पानी में 5 किलो आक की पत्तियाँ, 5 किलो धतूरे की पत्तियाँ और 5 किलो नीम की पत्तियाँ, 1 किलो बेसन और 5 किलो गुड़ और कुछ जीवाश्म मिट्टी डाल के और 200 लीटर पानी भर के इसमें डाला। इस ड्रम को हम छाँव में रखते हैं और दिन में 2-3 बार इसको हिलाते घुमाते रहते हैं। जो भी इसमें पत्तियां डाली हैं अपने जिन वनस्पतियों की, वो पत्तियां किण्वन क्रिया करके और सड़ गल जाएं। वही 8 से 10 दिन में किण्वन क्रिया करके तैयार हो गया। इसको छान के और मैंचुरी की सहायता से मैं इनको मेरी सब्जी की फसलों में चढ़ाने लगा। जीवामृत बनाने के लिए आपको कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना होगा। जीवामृत बनाने के लिए आपको मिट्टी बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे से लेनी चाहिए, क्योंकि इस मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या अधिक रहती है। जीवामृत पर सीधी सूरज की धूप नहीं पड़नी चाहिए। जीवामृत उपयोग के कई फायदे हैं। फसलों में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके उपयोग से फसल का उत्पादन बढ़ता है। मिट्टी में पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ती है। बीजों की अंकुरण क्षमता को बढ़ाता है। मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। मृदा की भौतिक, जैविक, रासायनिक गुणों में सुधार होता है। किसान भाइयों, जीवामृत का प्रयोग सिंचाई जल के साथ और फसलों पर छिड़काव के द्वारा किया जा सकता है। फसल को दी जाने वाली प्रत्येक सिंचाई के साथ 200 लीटर जीवामृत का प्रयोग प्रति एकड़ की दर से उपयोग किया जा सकता है, अथवा इसे अच्छी तरह से छानकर टपक सिंचाई या छिड़काव के माध्यम से भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे अपन को जो मार्केट से रासायनिक खाद खरीदते हैं, कैल्शियम वगैरह खरीदते हैं, NPK लेते हैं, तो उनकी बचत होती है और फसलों में ये अच्छा काम करता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। तो बने रहिए हमारे साथ।
ज़्यादा टाइप का आया, तो पूरा हल्ला हुआ गांव में। तो सब महिला लोग, जेंट्स लोग, हम लोग आए और जब देखे तो पूरा धारा जो है सो शुरू से मना नीचे तक एक किस्म धारा चलना शुरू हो गया। इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल लोग इसे भगवान का चमत्कार मानकर अपनी अपनी मन्नतों के साथ और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में सब्जियों की खेती बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है और जो किसान सब्जियों की पौध तैयार करना चाहते हैं वे किसान पोट्रे में सब्जियों की पौध तैयार कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में आपको स्वस्थ पौध की प्राप्ति हो सके। तो आप किस प्रकार से करें अपने स्तर पर पोट्रे में सब्जियों की पौध तैयार, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर संचिता घोष। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि अभी जो बरसात का मौसम है, इस समय सब्जी का नर्सरी हम लोग कैसे तैयार करेंगे। तो उसमें हम बातचीत करेंगे कि अभी कौन कौन सा सब्जी अब बीज गिरा सकते हैं। तो उसमें अगर देखा जाए तो फूल गोभी का बीज गिरा सकते हैं, साथ ही में पत्ता गोभी, टमाटर, मिर्च, ये सब का बीज आप लोग गिरा सकते हैं। तो जैसे कि ये सब का बीज आप प्रो ट्रे में गिरा सकते हैं। तो प्रो ट्रे क्या है? प्रो ट्रे एक है कि हर प्रो ट्रे में क्या होता है, एक एक छिद्र रहता है, उसमें एक एक सेल में एक एक बीज डाला जाता है और उसमें पौधा तैयार होता है। प्रो ट्रे पोपेलिन से बनी हुई विभिन्न केविटी वाले ट्रे बाजार में आती है। सब्जी की नर्सरी लगाने के लिए 98 केविटी यानी खाने वाले ट्रे का प्रयोग किया जाता है। ट्रे का प्रयोग 4 से 5 बार कर सकते हैं। आजकल फलों की पौध तैयार करने के लिए भी बड़े खाने वाली प्रो ट्रे भी बाजार में मिलने लगी है, जिनका प्रयोग फलों की पौध तैयार करने के लिए कर सकते हैं। बताना चाहेंगे कि जो ट्रे है, ट्रे बहुत सारे छिद्र का ट्रे आता है। तो अगर हम एग्जाम्पल के तहत ले लेते हैं कि 98 सेल वाला ट्रे लेते हैं, उसमें क्या होता है कि 1 हेक्टेयर अगर खेती करना चाहेगा किसान तो उसमें 600 ट्रे का ज़रूरत होता है। वो उसके बाद क्या है कि कोकोपीट को हम जो मिक्सचर बनाएंगे ट्रे में डालने के लिए, तो उसमें क्या हम रखते हैं कि 4 भाग कोकोपीट। आखिर हम ये कोकोपीट क्या है, मैं बोलना चाहूँगी कि ये कोकोपीट कुछ नहीं है, बस नारियल का बुरादा है। कोकोपीट भूरे रंग का यह पदार्थ नारियल के रेशों में खनिज लवणों को मिलकर कृत्रिम मिट्टी के तौर पर तैयार किया जाता है। यह अधिक जल ग्रहण व वायु संचार के कारण जड़ों का बेहतर विकास करता है। वर्मिकुलाइट यह एक माइका है जो कि हल्का वजन युक्त पदार्थ है। इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम तत्व भी पाए जाते हैं। ये हल्के रंग का होता है। परलाइट इसका उपयोग वायु संचार व जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। इन 3 ही अवयवों को मिलाकर मिश्रण बनाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि मिक्सचर कैसे तैयार करेंगे डालने के लिए। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि 4 भाग कोकोपीट, 4 भाग जो है गार्डन सॉइल मतलब बालुई दोमट मिट्टी, और साथ ही साथ 1 भाग परलाइट और 1 भाग वर्मिक्यूलाइट, ये सब मिक्सचर करके हम तैयार करते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि जो कोकोपीट है इसको हम 24 घंटा पहले फुलाने के लिए रख देते हैं ड्रम में। 200 लीटर का ड्रम लेंगे, उसमें पानी भरेंगे और कोकोपीट को 1 रात पूरा भिगाने के लिए रख देंगे। उसके बाद अलग नेक्स्ट डे जिस दिन हम लोग को बीज बोना है, ट्रे में लगाना है बीज, उसको हम क्या करेंगे, निकाल के पानी से निकाल के पानी निचोड़ के एक प्लास्टिक शीट में बिछा देंगे और 7 से 8 घंटा उसको ऐसे ही रहने देंगे ताकि उसका जो एक्सेस मॉइस्चर है वो निकल जाए। तो उसमें हम क्या करेंगे, फिर 4 भाग कोकोपीट, 4 भाग मिट्टी, 1 भाग परलाइट, 1 भाग वर्मिक्यूलाइट, सब मिक्सचर करके हम मिक्सचर तैयार करेंगे और प्रो ट्रे में पूरा पहले मिक्सचर को भरेंगे।
उसके बाद जो हाइब्रिड सीड आता है वो ऑलरेडी ट्रीट होकर के ही आता है। फिर भी हम बताना चाहेंगे कि हर समय जैसे कि माँ को टीका लगता है वैसे ही बीज को भी टीका लगाना ज़रूरी है। तो कैसे हम टीका लगाते हैं बीज को? बीज को उपचार करते हैं, मतलब केमिकल से करना चाहेंगे तो कैप्टन है, थायरम है, बहुत सारा है कंपाउंड जो हम कर सकते हैं बीज का उपचार। इसके बाद क्या करते हैं, बीज एक एक होल में, एक एक छिद्र में एक एक बीज हम डालते हैं और उसको इस चीज़ का ये प्रोट्रे में नर्सरी तैयार करने का एक और जो अच्छाई है मैं बताऊंगी वो क्या है कि इसको हम कभी भी कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। मान लीजिए भारी बारिश हो गया तो तुरंत कहीं अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ छोटे एरिया में भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि बीज लगाने के बाद हम क्या करते हैं कि एक ट्रे के ऊपर एक ट्रे रख देते हैं और उसको झाँप देते हैं। उसके बाद जैसे 3 से 4 दिन के बाद जैसे सुतली जैसा निकल के आता है, जर्मिनेशन जब होता है तब एक ट्रे को क्या करते हैं हम लोग बिछा देते हैं। और ट्रे में जब पौधा अच्छा से तैयार हो जाता है 25 से 30 दिन में, तो वो ट्रे को क्या करते हैं हम 2 हाथ में 2 ट्रे पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे अच्छा आसानी से शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, किसान भाई इसको अपना सकते हैं। सब्जियों की पौध 20 से 30 दिन में मुख्य खेत में स्थानांतरण योग्य हो जाती है। स्थानांतरण से 2 से 3 दिन पहले सिंचाई करना बंद कर दे ताकि पौधे में कठोरता आ जाए। पौधे को सावधानी से प्लग के बाहर इस तरह निकाले कि हाथ के अंगूठे एवं उंगली के हल्के दबाव से खींचते हुए मृदा रहित मिश्रण का ढेला जल क्षेत्र सहित बाहर आ जाए। खेत में लगाते समय पौधा दबा कर लगाएं। अगर इसके लाभ की बात करें, बीजों की मात्रा कम लगती है, पौध स्वस्थ और एक समान तैयार होती है। पर इसमें अगर प्रो ट्रे में आप लोग किसान भाई अपना सब नर्सरी तैयार करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग ट्रांसप्लांटिंग के तहत पौधा को उखाड़ते हैं तो पूरा ट्रे से एकदम कुल्फी के स्कूप जैसा निकल के आता है, तो उसमें जड़ टूटने का कोई संभावना नहीं रहता है। और इसमें क्या होता है, खासतौर से एक एक सेल में एक एक बीज हम डाल रहे हैं, इसलिए 100% जर्मिनेशन होता है। क्योंकि आजकल जो हाइब्रिड बीज किसान भाई लगाते हैं उसका बहुत कॉस्टली आता है, पर जब ज़मीन पे लगाता है उसमें मात्र 50 से 60%, कभी कभी मैक्सिमम 70% से ज़्यादा जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। तो ये किसान भाई का नुकसान होता है। तो अगर किसान भाई आप लोग प्रो ट्रे में लगाएंगे बीज तो उसमें 90 से 100% जर्मिनेशन होता है। और साथ ही साथ पौधा का ग्रोथ भी अच्छा होता है, पौधा स्वस्थ भी रहता है। हर एक पौधा को समानता मिलता है, उसका जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, और इसका ग्रोथ भी बहुत बढ़िया आता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और पूजा अर्चना कर रहे हैं, लोग चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में स्टैचू ऑफ वननेस प्रोजेक्ट का निर्माण अपने अंतिम चरणों में है। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर के मधांता पर्वत पर बनाई जा रही आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति के काम को इंजीनियर अंतिम में और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। दलहनी फसलों के अंतर्गत जिन किसान भाइयों ने उड़द की खेती की है, उनकी फसल इस समय फलियों की अवस्था पर है और इस फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कौन कौन से जरूरी कार्यों को करने की आवश्यकता है, इसकी जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रजराज सिंह कंसाना। तो उड़द एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और इसलिए हमें उड़द के उत्पादन में ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करें, जिससे हमारे जो भी उड़द के किसान हैं उनको पर्याप्त मात्रा में
प्रचेत से आय प्राप्त हो और उनका जीवन स्तर जो है वो सुधारे। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि उड़द की खेती जब भी हम कर रहे हैं तो हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम अपनी फसल का अच्छा उत्पादन कर पाएं। किसी भी फसल की वृद्धि व विकास में सिंचाई का अहम योगदान होता है, इसलिए फसल में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें और खेत की मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए फसल की जरूरत के हिसाब से ही सिंचाई करें। कि हमारे कई किसान भाइयों ने जो कृषि विज्ञान केंद्र से या दूसरी जगहों से जुड़े हुए हैं और लगातार तकनीकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उन्होंने अपनी उड़द की फसल रिज फरो मेथड से या चौड़ी पत्ती विधि से लगाई होगी। लॉन्ग ड्राई स्पेल आप देखते होंगे, कई बार दो बरसात के बीच में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कभी कभी 1 महीने तक का गैप देखने को मिलता है। अगर हम इस तरीके से रिच मतलब मेड़ नाली विधि या चौड़ी क्यारी पट्टी विधि का प्रयोग करके हम फसल लगाते हैं तो उससे हम इस प्रकार के सूखे से अपनी फसल को बचा सकते हैं और हमारी फसल को इससे कोई हानि नहीं होती। जिन किसान भाइयों ने इस विधि का प्रयोग बिना किए अपनी फसल लगाई हुई है, उनके लिए मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग एक जीवन रक्षक सिंचाई की व्यवस्था आवश्यक रूप से अपने पास रखें। अगर बीच में 15 दिन या 15 दिन से ज़्यादा का गैप हो रहा है तो उस बीच में आपके पास जो भी सोर्स ऑफ इरिगेशन है उसका प्रयोग करके एक हल्की सिंचाई अपनी फसल को दें, जिससे मॉइस्चर की कमी के कारण होने वाले नुकसान से हम अपनी फसल को सुरक्षित कर सकें। फसल में इलियो का प्रकोप होता है। यह इलिया पहले कोमल पत्तियों और टहनियों और फूलों को खाकर नुकसान पहुंचाती है और फली आने पर फलियों में छेद करने पर दाने को खराब कर देती है, जिससे पौधे का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि कीट प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो रासायनिक नियंत्रण के लिए आप इंडोस्कार्ब दवा की मिलीलीटर मात्रा की प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें तो इलियो का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। चूँकि उड़द कीड़े और बीमारी के लिए भी बहुत ही उपयुक्त फसल है और इसमें कई तरीके के कीड़े और बीमारी देखने के लिए मिलती हैं, तो हमें उनका भी विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारी फसल को कीड़े या बीमारी से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। उड़द की फसल में सबसे प्रमुख बीमारी जो है वो येलो मोजाइक बीमारी है, या जिसको पीला रोग कहते हैं गाँव में, या उसमें जो पत्ते हैं वो पीले रंग के हो जाते हैं, पूरी पौधे पीले हो जाते हैं। कई ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में जो फलियाँ आती हैं वो भी पीले रंग की हो जाती हैं। तो ये एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है और इसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम लगातार अपने खेत का निरीक्षण करें और अगर किसी भी पौधे में हमें इस तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उस पौधे को तुरंत वहाँ से उखाड़कर खेत से बाहर अलग जगह पे ज़मीन में अंदर दबा दें। उसके बाद हमें उसके सेकेंडरी स्प्रेड को रोकने की भी आवश्यकता है। तो इस अवस्था में जो भी रस चूसक कीट हमारे खेत में दिखाई दे रहे हैं, वो हरा मच्छर हो सकता है, काला मच्छर हो सकता है, सफ़ेद मक्खी हो सकती है, या किसी भी प्रकार के मच्छर या मक्खियाँ जो हमें अपने खेत में दिखाई दे रहे हैं, उनके नियंत्रण के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। उनके नियंत्रण के लिए हमें बाज़ार से सिस्टमिक दवा जो भी उपलब्ध है उसका प्रयोग करना चाहिए। साधारणतः बाज़ार में अभी लेटेस्ट थायोमेथाक्साम और इमिडाक्लोप्रिड, ये 2 दवाएं के जो रस चूसक कीट हैं उनको नियंत्रित करने में कामयाब होंगे और हमारी फसल पर जो रस चूसक कीटों का प्रभाव है उसको नियंत्रण करना संभव होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दीपपुरा जिला सीकर के कृषक गजेंद्र यादव ने। ये हाइड्रोपोनिक्स विधि से हरा चारा उगाने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो गजेंद्र यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। भारत दुनिया में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करता है।
ऐसे में पशुओं के लिए हरे चारे का प्रबंध करना काफी चुनौतीपूर्ण काम है, खासकर उन इलाकों में जहां पानी की उपलब्धता और मिट्टी का उपजाऊपन कम है। इन जगहों पर पशुपालन कर आजीविका चलाने वाले लोगों के सामने पशुओं के लिए हरे चारे को उगाना काफी महंगा साबित हो रहा है। लेकिन अब देश में आधुनिक विधि से हरा चारा उत्पादन की तकनीकों का प्रचलन शुरू हुआ है। ये हमारे यहाँ कोई नई शुरुआत नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक पिछले कई सालों से सतत प्रयास कर रहे हैं। इस आधुनिक विधि का नाम हाइड्रोपोनिक विधि है। केवल पानी में या बालू अथवा कंकड़ों के बीच नियंत्रित वातावरण और जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में पौधों और चारे वाली फसलों को नियंत्रित परिस्थितियों में से 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 80 से 85% आर्द्रता में उगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक विधि से चारा उगाने की तकनीक। इस विधि से चारा उगाने के लिए एक ऐसे कमरे की जरूरत है जिसमें आर्द्रता और तापमान में बदलाव किया जा सकता हो। इस विधि के तहत प्लास्टिक की एक ट्रे में, जिनकी माप 2 फीट गुणा 1.5 फीट गुणा 3 इंच होती है, इस विधि से हरे चारे को तैयार करने के लिए सबसे पहले मक्का, ज्वार और बाजरा के दानों को 24 घंटों के लिए पानी में भिगोकर रखा जाता है। इसके बाद जूट के बोरे में ढककर अंकुरण के लिए रखा जाता है। बीजों से अंकुरण निकालने के बाद इसे ट्रे में बराबर मात्रा में फैलाया जाता है। प्रत्येक ट्रे में 1 किलो सूखे बीज रखते हैं। प्रारंभ में जमे बीजों पर लगातार पानी का छिड़काव करते हैं। इनमें चौथे से 10वें दिन तक वृद्धि होती है। इस दौरान ट्रे में 7 दिन तक फव्वारे के द्वारा दिन में 8 से 10 बार सिंचाई की जाती है। 10वें दिन एक ट्रे में लगभग 8 से 10 किलो तक हरा चारा तैयार हो जाता है। चारे की हाइट भी 6 से 8 इंच तक की हो जाती है। इस विधि से तैयार चारे को पशुओं को खिलाया जा सकता है। पशुओं को खिलाने से दूध उत्पादन में 15 से 20% तक की वृद्धि के साथ ही दूध में वसा की 10 से 15% बढ़ोतरी होती है। अब आइए एक नजर डालते हैं इस विधि से चारा उगाने के लाभों पर। तो इस विधि द्वारा पानी की बचत होती है, साथ ही किसान कम मेहनत में पशुओं के लिए हरे चारे का उत्पादन कर सकता है। जहां वर्षा बहुत कम होती है, ऐसी जगहों पर यह विधि काफी हद तक कारगर साबित हुई है। हरा चारा दूध में पोषकता बढ़ाने के लिए उपयोगी है, जिसके द्वारा दूध में असंतृप्त वसा, वसी अम्लों, विटामिन की मात्रा बढ़ती है। इस तकनीक में गेहूं जैसे अनाजों की पौध 7 से 8 दिन में तैयार हो सकती है, जबकि सामान्यतः इनकी पौध तैयार होने में 28 से 30 दिन लगते हैं। मक्के से तैयार किया गया हाइड्रोपोनिक चारे से संबंधित प्रयोगों में पाया जाता है कि परंपरागत हरे चारे में क्रूड प्रोटीन 10.70% होती है, जबकि हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में क्रूड प्रोटीन 13.6% होती है। लेकिन परंपरागत हरे चारे की अपेक्षा हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में क्रूड फाइबर कम होता है। हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में अधिक ऊर्जा, विटामिन और अधिक दूध का उत्पादन होता है और पशुओं की प्रजनन क्षमता में भी सुधार होता है। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को